उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था, वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेसमेंट बाय द वाटर का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। इन कुछ पंक्तियों के साथ में हमारे और आपके प्रिय पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर एच.सी. वर्मा जी ने IIT कानपुर से विदा लिया। यू वाचिंग रिसाइकल रैंकर्स और माय नेम इज अभय। आज हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा जो नया सेगमेंट चल रहा था उसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे। उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड था ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर पोलर फॉर्म और थर्ड था हमारा आइलेरियन रिप्रेजेंटेशन। ये तीन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस सेगमेंट में सीखेंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। अब देखने यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले लेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई टाइप का है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मतलब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इसे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो आर्गेंट प्लेन है, आर्गेंट प्लेन हम लेते हैं अपना एक्स वाई प्लेन जो होता है आर्गेंट प्लेन है, यह हमारी रियल एक्सिस x एंड ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस y। ये जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यह हमारा ओरिजिन। इसे अगर ड्रा किया जाए आर्गेंट प्लेन में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि बोथ आपके पॉजिटिव हैं, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर इस पॉइंट को हम लिखें, ये पॉइंट हमारा P है और ये x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जिस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और P और Q को अगर हम आपस में मिला दें तो ये जो होगा OP, ये जो OP है हमारा OP इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। OP जो है हमारा पोजीशन वेक्टर होगा और अगर उस पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल r से या फिर मॉड z तो OP इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r होगा। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारा डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो इसका मॉडुलस और दूसरा इसका आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो बनाया गया एंगल अगर थीटा है वो हमारा होता है आर्गुमेंट्स। तो इसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिपेंड करता है दो चीजों में, फर्स्ट है मॉडुलस एंड सेकंड है इसका आर्गुमेंट्स ऑफ z। ये आपकी दो कंडीशन होती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके दो चीजों पर डिपेंड करता है और आपका मॉडुलस होता है मॉड z होता है और आर्गुमेंट्स है यहाँ थीटा। अगर हम मॉड z को यहाँ पर से रिप्रेजेंट करें तो वो है स्मॉल r, मॉड z है हमारा स्मॉल r और यही तो स्मॉल r जो है लेंथ है OP की जो लेंथ है, अगर इसे हम स्मॉल r को OP की लेंथ कहें मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, O से P की जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ओरिजिन एंड P पॉइंट, P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो OP है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ओरिजिन एंड P पॉइंट के, तो ये है हमारा OP। आइए अब यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स को दे दिया जाए उन्हें रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट्स है कुछ, इन्हें विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका पहला जो है वेक्टर है -5 प्लस आई, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको वेक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले इसका पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स आपका आएगा, अगर पॉइंट को P से हम डिनोट करें वो पॉइंट होगा -5, 1। अगर इसे हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इसे रिप्रेजेंट करें तो आर्गेंट प्लेन हम ड्रा करेंगे। पहले एक XY प्लेन है हमारा, XY प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर वेक्टोरियल फॉर्म। अब यहाँ पर -5 है, x एक्सिस में -5, अगर इसको हम कुछ लेट कर लें कि ये डिस्टेंस हमारी -5 है और ये 5 है, ये यहाँ पर 5 है और ये -5 है। अगर इन कुछ डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया सबसे पहले कि कुछ इस तरह के डिस्टेंस होगा तो -5 हमें x एक्सिस में लेना है और y एक्सिस में 1 है। -5 यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ y x एक्सिस है और y एक्सिस हमारी पॉजिटिव है मतलब 1 यहाँ पर कुछ होगा, 1 यहाँ पर होगा। तो इनको दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका पोजीशन वेक्टर कुछ यहाँ पर आएगा। जो पॉइंट हमारा P है, अगर उस पॉइंट को हम P से लिखें या पॉइंट को कुछ ना लिखें और इन्हें आपस में ओरिजिन से इस पॉइंट को हम मीट करा दें,
ये पॉइंट को हम ओरिजिन से मीट करा दिए, तो ये जो हमारा होगा -5 प्लस आई, ये आपका विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर -5 प्लस आई। और सेकंड इसी तरह से हम डिनोट करेंगे, ये हमारा वेक्टर है -7 आई। अगर इसका पॉइंट हम देखें तो पॉइंट हमारे क्या है -7 -7। पॉइंट्स में हम इसके जो साइन है उनके साथ में उसको लेते हैं, और यहाँ पर पॉइंट है -7 -7, मतलब एक्स एक्सिस भी हमारा निगेटिव है एंड वाई एक्सिस भी निगेटिव है। जब हम -7 लेंगे तो -7 अगर एक्स एक्सिस में आएंगे तो ये एक्सिस हमारी निगेटिव एक्सिस है या फिर इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पर आपका -5 है तो -7 कुछ यहाँ पर हम ज्यूम कर लेते हैं -7 आएगा, और y एक्सिस में भी निगेटिव एक्सिस साथ में -7 है, तो ये पॉइंट हमारा कुछ यहाँ आएगा। अगर इन दोनों को हम थोड़ा सा ड्रा करें, कुछ इस तरह से, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर मीट करेगा आपका -7 -7, मतलब वो वेक्टर है -7 आयोटा। अगर उसे हम ओरिजिन से मीट करा दें, ओरिजिन से उस पॉइंट को मीट करा दें, तो ये वेक्टर है हमारा -7 आयोटा, -7 आयोटा। इसी तरह जो थर्ड है हमारा 3 -4 आयोटा, इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। अब पॉइंट्स हमारे आएंगे 3 -4, 3 -4, मतलब एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव एक्सिस है उसमें हमें 3 जाना है, और 4 में जो वाई एक्सिस है वो निगेटिव है, मतलब -4 एक्सिस में निगेटिव में आना है। इस तरह से हम इसे ड्रा करेंगे। 3 जो है हमारा एक्स एक्सिस में है, मतलब 5 से कुछ पहले होगा, कुछ यहाँ पर होगा, ये जो है हमारा 3 पॉइंट है, एंड -4 या -5 से तो ऊपर ही होगा, यहाँ पर कुछ होगा, अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ लेट किए ले रहे हैं। अब इन दोनों को अगर हम थोड़ा सा ड्रा करें, या दोनों जहां पर मीट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा 3 -4, और वो जो पॉइंट होगा 3 -4, वहीं पर हमारा जो वेक्टर का पॉइंट होगा, इस पॉइंट को -3 -4 जो होगा, इसे हम ओरिजिन से अगर ड्रा कर दें, तो ये वेक्टर हमारा होगा 3 -4 आयोटा, 3 -4 आयोटा। और इसी तरह से हमारा जो लास्ट हमने लिया है एक वेक्टर 2 + 8 आयोटा, 2 + 8 आयोटा का अगर पॉइंट्स निकालेंगे तो वो 2 8 आएंगे। यार एक्स एक्सिस में 2 है एंड वाई एक्सिस में 8 है, वाई एक्सिस में, दोनों बोथ पॉजिटिव हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि एक्स भी हमारा पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स ये पॉजिटिव है वाई, और वाई ये पॉजिटिव है, तो यही तो क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें हमें 2 जाना है, 2 आपकी है डिस्टेंस यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 1 2, मतलब 3 से तो पहले आएगा, ये अगर 2 हमने लेट कर लिया, और y एक्सिस में हमारा 8 है, तो ये 5 से तो ऊपर ही होने वाला है, 5 से 8 यहाँ पर अगर ले लें, और इन दोनों को अगर हम मीट करा दें, कुछ यहाँ पर अगर मीट करेगा, आइसोलेट कर लेते हैं, यहाँ पर मीट करेगा, ये जो पॉइंट है हमारा P 2 8 है, ये जो है पॉइंट 2 8 है, इसे ओरिजिन से हम मिला देते हैं, मतलब ओरिजिन से एक लाइन ड्रा कर देते हैं इस पे। ये जो वेक्टर है हमारा, यही वेक्टर है 2 + 8 आयोटा, ये वेक्टर है 2 + 8 आयोटा, ये है हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट थे 0, 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें, एक वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर है हमारा, इसमें अगर रिप्रेजेंट करें तो ये जो ए वेक्टर है, ए बी, इस वेक्टर को हम नाम देते हैं ए बी वेक्टर है, और ए बी में ये जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, मतलब इसे अगर हम कहें ए को हम लिख सकते हैं, ये ओरिजिन भी है हमारा, क्योंकि अगर यहाँ पर से हम कोई भी लाइन ड्रा कर रहे थे तो यहीं से हम ले रहे थे, ये ओरिजिन है, और कोई भी यहाँ पर पॉइंट था फाइनल पॉइंट, तो ओरिजिन इसे कह देते हैं, जहां पर से स्टार्ट होगा वेक्टर उसे हम ओरिजिन कहेंगे, और सेकेंड इसे आप इसे ही टेल कह सकते हैं, और थर्ड है इसे बेस कह सकते हैं, या फिर इसे इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। ये उस वेक्टर का बेस भी है, क्योंकि वेक्टर हमारा ऐसे है या फिर कुछ भी वेक्टर हो सकता है, बट उसका बेस जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, और इसे इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। इसी तरह सिमिलरली जो बी पॉइंट है उसे हम हेड कह दें, ये जो है हमारा, अगर हेड हम कह दें, या फिर इसे टिप कह दें, या फिर इसे हम फाइनल पॉइंट कह दें, या फिर इसे हम एंड पॉइंट कह दें,
किसी भी वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे वो वेक्टर होगा, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक उसकी ओरिजिन दी हुई होगी, या फिर उसका एक टेल होगा, या फिर उसका एक बेस होगा, और उसमें जो उसका जो फाइनल पॉइंट होगा उसे हम हेड कर सकते हैं, या फिर उसको टिप भी कर सकते हैं, फाइनल पॉइंट भी कर सकते हैं, एंड पॉइंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अब आता है नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है उसके पोजीशन वेक्टर को। जैसे ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर जो पॉइंट है ये जो 2,8 है तो इसका पोजीशन वेक्टर था 2 + 8i। तो इसे यार हम लिख लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है, इसे रिप्रेजेंटेशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा उस पोजीशन वेक्टर के, उस पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट होगा वो उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक वेक्टर ड्रा करें, ये अगर वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर है, और इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये अगर पॉइंट है हमारा Z2 और ये पॉइंट है हमारा Z1, तो इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होगी Z2 - Z1। ये डिस्टेंस है Z2 - Z1, मतलब कि हम जब पोजीशन वेक्टर है उसका लिखते हैं तो वेक्टर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल है, और जो Z2 है ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो यहां पर जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये Z2 - Z1 से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब Z1 - Z2, Z2 - Z1 जो होगा ये होगा वेक्टर जो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स के, मतलब पॉइंट्स है हमारे Z2 एंड Z1, Z2 एंड Z1, ये किधर है टूवर्ड्स Z2, मतलब कि ये Z2 की तरफ में, मतलब कि फर्स्ट जो Z1 से इनिशियल पॉइंट है हमारा, Z1 से Z2 की तरफ जा रही है, मतलब टूवर्ड्स Z2। ये एक डिस्टेंस है हमारी जो कि दो पॉइंट्स के बीच में है, Z2 एंड Z1 के बीच में। इससे ही हम कह सकते हैं कि Z1 और Z2 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसे कह सकते हैं ए वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इस लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर जो है हमारा लाइन ज्वाइन कर रहा है टू पॉइंट्स को। यार एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हमारा वेक्टर है Z2 - Z1, मतलब अगर वो हमारा वेक्टर है Z2 - Z1, ये वेक्टर है, इसमें हमें दो चीजों की आवश्यकता है, सेकंड है डायरेक्शन और फर्स्ट है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, अब देखिए मैग्नीट्यूड, अगर इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यार ये होगा मॉडुलस ऑफ Z2 - Z1। तो यहां मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ Z2 - Z1, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का हम मॉड निकालते हैं, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है वो है Z2 - Z1। और सेकंड अगर हम बात करें इसके डायरेक्शन की, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन है हमारा आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा, उसका जो आर्गुमेंट्स होगा वो मॉड्यूल उसका डायरेक्शन होगा। अब अगर उसे हम रिप्रेजेंट करें, यहीं पर अगर उसे हम रिप्रेजेंट कर दें, ये जो है आपका अगर XY प्लेन हो जाए, XY प्लेन हो गया, और ये आपका एक अब वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को अगर हम पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में देखेंगे कि क्या एंगल बनाता है, अगर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में देखें क्या एंगल बनाता है, तो ये जो एंगल है पॉजिटिव x एक्सिस साथ में इसे हम मीट करा दें, ये जो एंगल है एंटी क्लॉक सेंस में थीटा, यही इसका आर्गुमेंट्स है। तो सेकेंड हम लिखेंगे इसकी डायरेक्शन जो होगी आर्गुमेंट्स ऑफ z, और आर्गुमेंट्स ऑफ z, इसका जो z है वो Z2 - Z1 है, यहाँ पर Z2 - Z1, और वो यहाँ थीटा है। तो दो चीजों पर आपका जो वेक्टर होता है डिपेंड करता है, पहला तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेक्टर है Z2 - Z1, तो उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, और उसे हम पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में अगर मीट करा दें तो जो एंगल एंटी क्लॉक सेंस में बनेगा, एंटी क्लॉक सेंस में y थीटा, यहाँ पर आपका थीटा जो है एंटी क्लॉक सेंस में बन रहा है, तो ये आपका हो गया इसका डायरेक्शन। अब आइए एक यहाँ पर
अगर इसे देख लेते हैं, अगर इसे हम डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर इसे भी पोलर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यार यहाँ हमें थीटा भी पता है और हमें इसका मॉडुलस भी पता है कि मॉडुलस हमारा z2 माइनस z1 है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर z2 माइनस z1 को पोलर फॉर्म में लिखें, z2 माइनस z1 को पोलर फॉर्म में लिखें तो उसका मॉडुलस निकाल लीजिए। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 माइनस z1, इसी का मॉडुलस निकालना है। z2 माइनस z1 मॉडुलस हो गया इनटू cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए थीटा ही है, मतलब जो डायरेक्शन है वो थीटा है, थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये आपका हो गया इसी का पोलर फॉर्म और यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दी। अब यार आते हैं इसका एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर z को इसका मॉडुलस है आर्गुमेंट्स z प्लस 4 का मॉडुलस इक्वल टू पाई बाई 4। ये जो हमारा इसे लोकस फाइंड करना है और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस दी हुई इक्वेशन को। तो फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए देखिए जो दिया है हम उसे लेंगे कि गिवन है, हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट्स z प्लस 4, z प्लस 4 हमारा दिया है पाई बाई 6। अगर मॉडुलस आपको पता है कि दो ओपन होता है, दो टाइप में ओपन होता है, एक तो प्लस के साथ ओपन होगा और एक माइनस के साथ में। अगर मैं इसे ओपन करूं एक बार प्लस के साथ में तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट्स ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। एक हमने प्लस के साथ में ओपन किया और सेकेंड हम इसे ओपन करेंगे निगेटिव के साथ में, माइनस के साथ में। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट्स ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू पाई बाई 6। मतलब कि ये हमने माइनस के साथ में ओपन किया और ये प्लस के साथ में ओपन किया। क्या फ्रेंड्स इसे हम ये जो लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है इसे हम एक बार और ये लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z माइनस माइनस 4 इक्वल टू पाई बाई 6। ये लिखा जा सकता है। इसको माइनस हमने कॉमन ले लिया है और माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे तो z प्लस 4 लिख जाएगा। तो यही तो हमारा लिखा हुआ है कि वो वेक्टर है जो ज्वाइन कर रहा है z और माइनस 4 पॉइंट को, मतलब कि वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं z और माइनस 4, मतलब कि ये दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस है z एंड माइनस 4 विद एंगल। आपका एंगल क्या क्रिएट कर रहा है पाई बाई 6। मतलब जो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स ऑफ z माइनस 4 का आर्गुमेंट है, मतलब जो एंगल है वो है पाई बाई 6। अब इसे हम अगर आर्गन प्लेन में ड्रा करें या फिर इसका लोकस क्या होगा उसे फाइंड करें, तो लोकस फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन लिया है। अब एक्स वाई प्लेन में आपको कहा है कि z माइनस 4, मतलब कि जो वाई एक्सिस है आपकी माइनस 4 है, वाई एक्सिस ये है, यहाँ पर आपकी माइनस 4 आएगा, माइनस 4 पॉइंट यहाँ आएगा। अब इस माइनस 4 को हम पाई बाई 6 एंगल, जो हमारा पाई बाई 6, एक हमारा पाई बाई 6 है पॉजिटिव एंड सेकेंड है हमारा निगेटिव, मतलब क्लॉक वाइज सेंस एक पाई बाई 6 है एंड एक है हमारा एंटी क्लॉक पाई बाई 6। अगर पाई बाई 6 एंगल पे इसे हम ड्रा कर दें और माइनस पाई बाई 6 एंगल में इसे ड्रा कर दें तो ये आपका एंगल है जो एक्स एक्सिस साथ में पाई बाई 6 एंगल क्रिएट कर रहा है, और जो ये एंगल है ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में पाई बाई 6 एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर हम इसे क्लॉकवाइज कहें ये आपका एंटी क्लॉक सेंस है, और ये हमारी पाई बाई 6 साथ में जो एंगल बनाती है वो लाइन्स है। तो वो लाइन्स यहाँ पर माइनस 4 पॉइंट है और पाई बाई 6 साथ में ये जो जेड है, जेड आपका एक इमेज मतलब कि एक लेट किया हुआ नंबर है, या लेट जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो वो जेड हमारा कहीं पर भी लाई कर सकता है इन लाइंस में, मतलब जो उसका लोकस होगा इस लाइन में कोई भी पॉइंट एकदम निर्धारित नहीं है कि ये पॉइंट आपका यहीं पर होगा, ये पॉइंट हमारा इसका लोकस होगा इस लाइन पे कहीं पर भी लाई कर सकता है, इस पॉइंट में कहीं पर भी ये लोकस आपका लाई कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को जो हमने सेटिस्फाई किया कि इसका जो लोकस है
वो π/6 एंगल जो क्रिएट कर रही लाइंस, उसमें इसका लोकस कहीं पर भी हो सकता है। तो इसकी जो होल लाइन है, होल लाइन हम लोकस में पूरी लाइन लेंगे, जहां तक भी हम इसे ड्रा कर सकें वहां तक की इसकी लाइन लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसमें हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से अगर मल्टीपल कर देते हैं, ये हमारी नेक्स्ट अप्रोच है, उसमें मल्टीपल कर देते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन है, ये मतलब कि उसका जो थीटा है एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, आइए उसे हम नेक्स्ट देखते हैं और उसे हम थोड़ा सा नोट करते हैं। यहाँ पर दिया कि इसको अगर हम cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा किसी वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो रोटेट हो जाएगा अल्फा एंगल के साथ में, बट उसका जो इनिशियल पॉइंट है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। तो उसे हमने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इज इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग इट बाय एंगल अल्फा इन एंटी-क्लॉक सेंस अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अगर z है, मतलब जो हमारा वेक्टर है वो z है, और उसमें हम मल्टीप्लाई करा दें किसके साथ में, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा से, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा से, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अगर इसमें मल्टीप्लाई करा दिए हैं तो ये जो आपका नया वेक्टर आएगा वो अल्फा एंगल से एंटी क्लॉक सेंस में रोटेट हो चुका है। अब रोटेट हो गया, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो चेंज नहीं हुआ है। आइए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड लिया हुआ है, जो हमने ऊपर एक अप्रोच देखी उससे रिलेटेड एग्जांपल है कि वेक्टर दिया हमारा 3 + 4i इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री एंटी क्लॉक सेंस। एंटी क्लॉक सेंस इसका जो फाइंड करना है हमें, न्यू पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 3 + 4 आयोटा है और इसको हम 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। अगर ये हमारा 3 + 4 आयोटा है, मतलब कोई भी एक वेक्टर दिया है हमारा, हम जनरल ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा। ये हमारा अगर 3 + 4 आयोटा एक वेक्टर है, इसे कह रहा है कि 30 डिग्री एंटी क्लॉक सेंस में अगर हम इधर रोटेट करते हैं तो ये क्लॉक सेंस हो जाता है। अब इधर हम रोटेट करेंगे, ये कुछ हमने लेट कर लिया कि ये 30 डिग्री आएगा, ये जो 30 डिग्री है इसे हमने ये रोटेट कर दिया, और ये जो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर, ये न्यू वेक्टर हमारा आएगा, न्यू वेक्टर होगा, और ये हमारा रोटेट हुआ है 30 डिग्री से। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है जो दिया हुआ था 3 + 4i, 3 + 4i ये वेक्टर है, और जो न्यू पोजीशन वेक्टर हमारा फाइंड हुआ है वो ये है, और ये वेक्टर क्या है इसे हम फाइंड करते हैं इसके अकॉर्डिंग कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ पर दिया है 3 + 4i। ये जो 3 + 4i जो वेक्टर है इसमें कह रहा है मल्टीप्लाई करा दिया जाए किसके साथ में, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। इसे हम cos अल्फा cos 30 प्लस आई साइन 30 इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करा दिए हैं तो ये हमारा न्यू पोजीशन वेक्टर फाइंड हो गया। अब इसे हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cos 30 की वैल्यू पुट कर दें, cos 30 हमारा होता है √3/2 प्लस, और इसी तरह से आई साइन 30 रख दीजिए। आई साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, आई साइन 30 1/2 होती है, तो यहां पर आ जाएगा i/2। फ्रेंड्स, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मल्टीपल हो जाएंगे आपस में। मल्टीपल होने के बाद में रियल पार्ट अलग कलेक्ट कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कलेक्ट कर लीजिए, तो जो a + iv फॉर्म्स आएगी वही आपका जो न्यू पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा। अब देखिए, इसी का जो सेकंड इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए कि इसके जो एंगल है, इसका एंगल अगर निगेटिव, जो मतलब एंटी क्लॉक सेंस की जगह में हम क्लॉक्स वाइज सेंस में इसे रोटेट करें तो इसके क्या चेंजेस आते हैं, और उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पर अगर हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लें, ये सेकेंड इंटरप्रिटेशन है आपका, इसे हमने फर्स्ट वाले को ही थोड़ा चेंज किए हैं कि मल्टीप्लाई कर दें अगर किसी वेक्टर में cos -अल्फा प्लस साइन -अल्फा के साथ में, तो वो इक्विवेलेंट होगा, मतलब वो रोटेट हो जाएगा अल्फा एंगल के साथ में। अल्फा एंगल जो हम लेंगे वो क्लॉकवाइज सेंस में है। अगर क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा एंगल रोटेट हो जाएगा और उसका इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं होगा, एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है वह भी रिमेन सेम रहने वाला है, वो भी चेंज
नहीं होगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दिया cos माइनस अल्फा प्लस आई साइन माइनस अल्फा। आपको पता है cos और sec ये आपस में निगेटिव साइन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे हम अगर उस वेक्टर को, अगर वो वेक्टर हमारा z है, अगर z को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos अल्फा माइनस अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये जो नया आपका पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे वो कुछ इस टाइप का होगा, और यहाँ पर ये जो रोटेट हो जाएगा किससे, अल्फा एंगल से, और वो कौन सा, क्लॉकवाइज सेंस होगा, और उसका चेंज नहीं होगा, क्या, अल्फा एंगल जो नहीं चेंज होगा, और उसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब देखिए इनिशियल पॉइंट उसका चेंज नहीं होगा। उसी से रिलेटेड उसी एग्जांपल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, वो है कि वेक्टर 3 + 4 आयोटा रोटेट हो रहा है 30 डिग्री से, वो भी क्लॉकवाइज सेंस में। वहां पर हम देखा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा था, और यहाँ पर कह रहा है कि इसको हमने स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच कर दिया मतलब खींच करके बड़ा कर दिया है 2 टाइम्स, उसका 2 गुना हमने बड़ा कर दिया है। अब फाइंड करना है हमें उसका जो न्यू पोजीशन वेक्टर है। अगर हमारा वेक्टर है फ्रेंड्स ये 3 + 4i, ये हमारा वेक्टर है 3 + 4i, और इसे कह रहा है कि हम क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज अगर लेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज होता है, और ये जो है हमारा एंगल, अगर हम इसे रोटेट किए हैं 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री एंगल है, और कह रहा है कि इसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं 2 टाइम्स। अगर मतलब 3 + 4i ये है, और इसको हम 2 टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं, ये तो आपको 1 टाइम्स हो गया, इसे और हम 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दें, तो ये जो वेक्टर फाइंड होगा ये हमारा एक न्यू पोजीशन वेक्टर फाइंड होगा। न्यू पोजीशन वेक्टर फाइंड होगा, और ये होगा इस वेक्टर का 2 टाइम्स होगा। तो उस वेक्टर को अगर हम फाइंड करें तो यहां पर दिया है हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 + 4i जो वेक्टर है, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। तो cos अल्फा की वैल्यू यहां पर है 30 डिग्री माइनस आई साइन 30, आई साइन 30 है। अब फ्रेंड्स यहां पर इसे कह रहा है कि आल्सो स्ट्रेच 2 टाइम्स, मतलब कि मल्टीपल बाई 2, इसे हमने 2 टाइम्स और भी स्ट्रेच कर दिया है। अब इसका जो सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो फ्रेंड्स होगा हमारा जो न्यू पोजीशन वेक्टर आया है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाकी आप लोग उसे सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ पर अब cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू पुट कर लीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस आई साइन 30 की होती है 1/2 इंटू 2। तो हमने यहाँ पर ये एक पोजीशन वेक्टर जो फाइंड कर लिया है, इसका जो इंटरप्रिटेशन था उससे एक पोजीशन वेक्टर फाइंड किया, और ये पोजीशन वेक्टर है हमारा। अगर हम इसका नाम दे दें, ये O है, ये Z है कुछ है, और ये आपका P है, तो जो OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर होगा ये आपका नया पोजीशन वेक्टर होगा, और वो होगा 2 टाइम्स ऑफ OZ वेक्टर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखा कि इसका जो लर्न किया है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके वेक्टोरियल फॉर्म में। नेक्स्ट सेशन में, आज का सफर यहीं तक है, और नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ इसके कुछ और इंटरप्रिटेशन या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब रिसाइकल रैंकर्स, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो अगर पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।